प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। इस संबंध में उसने अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया है। राज्य के संबंध में इस विचारधारा की कुछ अधिक प्रमुख बातें ये हैं। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। मार्क्स की राज्य संबंधी धारणा उसके ही द्वारा प्रतिपादित की गई एक अन्य धारणा वर्ग संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि जब अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। राज्य का उदय इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ है और इसलिए एक अस्वाभाविक संस्था है। नेक्स्ट है राज्य और शासन शोषण के यंत्र। राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। सामंतवादी युग में सामंत और पूंजीवादी युग में पूंजीपति राज्य की सहायता से क्रमशः किसानों और मजदूरों का शोषण करते रहे हैं। मार्क्स के अनुसार प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान समय में के लोकतंत्री कहे जाने वाले राज्यों के संबंध में भी ये सत्य है। इन राज्यों में केवल लोकतंत्र दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग अथवा उसके समर्थकों के हाथ में ही होती है। इन लोकतंत्री राज्यों में भी कानूनों का निर्माण पूंजीपतियों के संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने के लिए तथा श्रमिकों का शोषण करने के लिए ही किया जाता है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। नेक्स्ट है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसके विलीन हो जाने की बात तो करता है, लेकिन इसके साथ ही वह ये मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या उचित नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति और पैतृक अधिकारों की संपत्ति, यातायात और संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मार्क्स सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को ही वास्तविक लोकतंत्र मानता था, जो भारी बहुसंख्या की जागृति तथा स्वतंत्र व्यवस्था है और ये भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। नेक्स्ट है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। मार्क्स राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण ही मानते हैं और उसके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। इसलिए उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन तथा वर्गहीन समाज की स्थापना के बाद से ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। राज्यहीन और वर्गहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक जरूरतों के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं, योग्यताओं के अनुसार वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है। उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इसी कारण मार्क्सवादी धारणा में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा लगाया गया था। मार्क्स का विचार था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की आपसी शत्रुता का कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं मार्क्स के राज्य की भूमिका। मार्क्सवादी धारणा के अंतर्गत राज्य की भूमिका का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्थाओं में राज्य की भूमिका। दूसरा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका। इस संबंध में ये स्मरणीय है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जिस साम्यवादी समाज की स्थापना होगी वह वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज होगा। जब उस अवस्था में राज्य ही नहीं रहेगा तो राज्य की भूमिका का प्रश्न उत्पन्न
नहीं होगा। मार्क्स का कहना है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका उदय शोषक वर्ग की सहायता संस्था के रूप में हुआ है और शोषक वर्ग ने राज्य की सहायता से सदैव ही दलित वर्गों का शोषण किया है। चाहे दास युग हो, सामंतवादी युग हो या पूंजीवादी युग, राज्य की भूमिका सदैव ही शोषक वर्ग की सहायक संस्था के रूप में रही। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका। मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसका विलीनीकरण की बात तो करता है, लेकिन इसके साथ ही वह यथार्थवादी और इस बात को मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में राज्य का अंत संभव या वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका की मार्क्स ने कुछ विस्तार के साथ विवेचना की है। मार्क्स इस तानाशाही को भारी बहुसंख्या की जागृत तथा स्वतंत्र व्यवस्था कहता है और उसका कहना है कि यही वास्तविक लोकतंत्र है। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य के द्वारा कुछ कार्यक्रम अपनाए जाएंगे। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद द्वारा शांति और व्यवस्था बनाए रखने और इसी श्रेणी की अन्य कार्य तो किए जाएंगे। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत ही अधिक व्यापक है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक किसी भी मार्क्सवादी या साम्यवादी राज्य में अंतिम आदर्श स्थिति साम्यवाद, वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसकी आलोचना मार्क्सवादी है। नंबर 1, राज्य एक वर्गीय संगठन ही वर्ण एक नैतिक संगठन। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्गीय संगठन है जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करने के लिए करता है, किंतु आलोचकों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन ही वर्ण एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वर्ण इच्छा है। कुछ राज्य भले ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करते हो, किंतु सभी राज्यों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती। सिबाइन के शब्दों में इस सिद्धांत की राज्य केवल शोषण का एजेंट, एक क्रांतिकारी अल्पमत का प्रचार मात्र ही ऐसा सिद्धांत नहीं जिस पर कोई शासन कार्य करता है। दूसरा है वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र। मार्क्सवादी धारणा में राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बतलाया गया, किंतु बाद के इतिहास के इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। पिछले लगभग 65 वर्षों के विश्व के लगभग सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों के हित में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। इन राज्यों में श्रमिकों के कार्य और अवकाश के घंटे निश्चित किए गए हैं। इसके लिए न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई है और बेकारी, बीमारी तथा बुढ़ापे की अवस्था में उनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस प्रकार राज्य श्रमिकों के शोषण के साधन के रूप में नहीं वरन उनके उत्थान और कल्याण के प्रमुख साधन के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी। मार्क्सवादी धारणा में राज्य को एक अस्थायी संस्था मानकर निश्चित रूप से उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की गई है, किंतु वास्तव में राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है और उसके विनाश की कोई संभावना नहीं है। साम्यवादियों ने 1917 ईस्वी में सोवियत रूस में सत्ता प्राप्त की और कुछ समय बाद उन्होंने तथाकथित बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर दिया, लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त होने के बजाय अधिक से अधिक शक्तिशाली होता चला गया और चीन आदि साम्यवादी राज्यों के संबंध में भी यही स्थिति है। नेक्स्ट है राज्य के विलीनीकरण की धारणा कपोल कल्पित। यद्यपि मार्क्स के द्वारा सेंट साइमन, फोरियर और प्रौधा जैसे विचारकों के सिद्धांतों को काल्पनिक कहकर उसका उपहास उड़ाया गया, कि स्वयं उसकी राज्यहीन और वर्गहीन समाज की धारणा कम काल्पनिक और कम उपहास योग्य नहीं है। मार्क्स ने कहीं भी ये बताने का प्रयत्न नहीं किया कि वर्गहीन समाज किस प्रकार विकास का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। इसके अलावा चाहे कैसा ही वर्गहीन समाज हो, उसे राज्य की शक्ति के बिना स्थिर नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। प्रजातांत्रिक राज्य और शासन के संबंध में मार्क्सवादी धारणा त्रुटिपूर्ण है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निसंदेह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तानाशाही के आधार पर थोड़े से समय के लिए भले ही कुछ लाभ प्राप्त कर लिए जाएं, लेकिन ये लाभ स्थायी होंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों न हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय की महानतम शक्ति राष्ट्रवाद ही है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है।
ये बात सभी संकटकालीन परिस्थितियों में देखी जा सकती है, इसलिए विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, इस अपील का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार राज्य के उदय, प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में मार्क्सवादी धारणा की असत्यता का प्रमाण यह है कि मार्क्सवाद की अन्य बातें तो सत्य चरितार्थ हो गई हैं, लेकिन मार्क्सवाद के अंतिम आदर्श राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज के आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सका है। कभी इस आदर्श को प्राप्त किया जा सकेगा, यह भी संदेह का विषय है। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट्स भेजिए। धन्यवाद।